Good morning students and my dear friends. Today is 16th of November 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज बाय परसीवरेंस द स्नेल रीच्ड द आर्क। और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को कवर किया है और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया काउंट्स इन MSCI EM इंडेक्स नाउ एट 131। तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने 9 इंडियन स्टॉक को MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड किया। तो लेटेस्ट राउंड ऑफ रीबैलेंसिंग में MSCI, व्हाट इज दिस MSCI, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो MSCI जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइड करता है, MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स, उसमें इंडिया के 9 स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है। और इस पर्टिकुलर इंक्लूजन के बाद जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है इन दिस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स, इसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन है अमंग 131 स्टॉक्स। तो इस रीबैलेंसिंग राउंड में कुछ माइनर कट्स देखने को मिले। बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े स्टॉक्स थे उनमें, उनके वेट्स में कुछ माइनर कट्स देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड पैसिव इनफ्लो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन आफ्टर दिस चेंज दैट हैज़ बीन टेकन, और आफ्टर द चेंज टेक इफेक्ट ऑन 30th of November. So MSCI basically an investment research firm that provides stock indices, portfolio risk and performance analytics and government tools to institutional investors and hedge funds. जिसके बेसिस पर institutional investors और जो hedge funds होते हैं या जो individual investors होते हैं, they can take the informed decision whether to invest into any emerging economy or any developed economy or not. और उसी के लिए ये MSCI स्टैंडर्ड और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है पब्लिश करी जाती है। और रीसेंट रीबैलेंसिंग में इंडिया के 9 स्टॉक को इस स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये फ्रेश इंक्लूजन हुआ है इंडिया के 9 स्टॉक का, इससे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अभी तक सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इंडिया को ये कैपिटल इनफ्लो, या हम बोल सकते हैं FDI इनफ्लो के फॉर्म में इंडिया को हेल्प मिलेगी इस इंक्लूजन से। तो इंक्लूजन ऑफ इंडसइंड बैंक, सुज़लॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम, APL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब इंडिया, टाटा मोटर्स, माइक्रोटेक डेवलपर्स, Paytm and Tata Communication will see India's weight in the index to around 16.3%, जो कि करंटली 15.9% है। तो ये स्टॉक्स जो हैं, 9 स्टॉक्स जो हैं, वो MSCI स्टैंडर्ड ने इंक्लूड किए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30th of November तक इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी में FDI इनफ्लो के फॉर्म में दिखने लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट MSCI दैट हैज़ इंक्लूडेड 9 इंडियन स्टॉक इनटू दिस MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स। और कौन कौन से 9 स्टॉक हैं, ये वो 9 स्टॉक है जिनका इंक्लूजन हुआ है। डेफिनेटली इसके बाद हमें इनके इंडिया में इनके प्राइसेस, इन स्टॉक के प्राइसेस में हमें सिग्निफिकेंट हाइक दिखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट रेडी विद प्लान टू कीप अ लिड ऑन फूड प्राइसेस ओवर नेक्स्ट ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान प्रिपेयर कर रही है। किस लिए प्लान प्रिपेयर कर रही है? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो अपकमिंग ईयर्स में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, जिससे कि प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी हो, फूड कमोडिटीज की प्रॉपर अफोर्डेबिलिटी हो, क्योंकि जिस तरीके से इराटिक मानसून अभी देखने को मिल रहा है, इस बार तो एल नीनो का इम्पैक्ट है, लेकिन इंडिया में ये भी स्पेकुलेशन है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्लोबल सिनेरियो में टेक प्लेस कर रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे अदर इकोनॉमीज पर देखने को मिलेगा। प्रोबेबली इराटिक मानसून की वजह से आगे आने वाले कई सालों में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो स्लोली इम्पैक्ट करेगी। और उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। और उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो
प्लान प्रिपेयर कर रही है जिससे कि जो क्रॉप कैलेंडर है वो डिस्टर्ब ना हो और जो फूड कमोडिटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इम्पैक्ट करेगी तो डेफिनेटली उससे जो फूड प्राइसेस हैं, स्पेशली जो स्टेपल कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो भी इम्पैक्ट करेंगे। और जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा भी था, फ्रूट्स वेजिटेबल के प्राइसेस जो थे वो स्काई रॉकेट की तरह बिल्कुल शूट अप हो रहे थे और उसका इम्पैक्ट हमें CPI पर क्लियरली विजिबल भी हो रहा था। तो जो इंडिया यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं मिस्टर रोहित कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि इस पूरे प्लान में दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और इसमें सिर्फ डोमेस्टिक मेजर्स ही नहीं, जो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर्स हैं वो भी लिए जाएंगे। जैसे कि इंडिया विल इंश्योर कि जो इंडिया की पल्स सप्लाई है, पल्स मतलब जो दाल जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो वैरायटी ऑफ कंट्रीज से करे, किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी ना हो, किसी भी एक दाल को लेकर के, किसी भी दाल की वैरायटी को लेकर के मल्टीपल सोर्सेज हों इंडिया के पास, जिससे कि अगर किसी एक कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन डेवलप होती है तो इंडिया की फूड सिक्योरिटीज, जो फूड सिक्योरिटी है दाल को लेकर के, पल्सेस को लेकर के वो इम्पैक्ट ना करे। तो इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द सोर्सेज ऑफ पल्सेस। इसके अलावा मार्केट में क्विकली इंटरवीन करने के लिए, डायरेक्टली इंटरवीन करने के लिए कई सारे नॉर्म्स भी ला रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कई सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। हालांकि जो फुल फ्लेज ड्राफ्ट बनकर सामने आएगा, जो फुल फ्लेज प्लान ड्राफ्ट बनकर सामने आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल जिससे कि वो अपकमिंग ईयर्स में फूड प्राइजेस को प्रिडिक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर। बेसिकली रिग्रेशन मॉडल जिस तरह से होते हैं उस तरह के एक मॉडल को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि वेदर और ट्रेड रिलेटेड मेजर्स और कई सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि फूड प्राइस को या एग्रीकल्चर आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं उनको काउंट करके अपकमिंग टाइम में फूड प्राइस को प्रिडिक्ट किया जा सके। तो इस तरह के मॉडल को प्रिपेयर कर रही है और इसी पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इन फैक्टर्स को यूज करते हुए मेजर्स लिए जाएं, इन फैक्टर्स को के प्रेडिक्टेबिलिटी को यूज करते हुए मेजर्स लिए जाएं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में फूड सिक्योरिटी मेंटेन है। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो जितनी पॉपुलेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय यही है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए, हर कंट्री के हर सिटीजन को प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट अवेलेबल हो। क्योंकि अगर डाइट अवेलेबल नहीं होगी, हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया पर लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर लेना चाह रहे हैं। उससे इसके लिए कई सारे एकेडमिक्स, अगर हम बात करें जो रिसर्चर्स हैं उनसे भी हेल्प करी जा रही है। AI को भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि प्रेडिक्शंस जो हैं फूड प्राइसेस को लेकर के जो प्रेडिक्शन है, जब मॉडल प्रेडिक्टिव मॉडल तैयार किया जा रहा है ये एक्यूरेटली बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से तैयार किया जा सके, जिससे कि इसके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट रहें। तो कई सारे रियल टाइम सप्लाई डिमांड डेटा को, मॉडल को यूज करते हुए गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव मेजर ले रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रिक्रूटमेंट सेक्टर प्लॉट थ्रू अ ग्लूमी क्वार्टर। तो टेक और रिटेल सेक्टर में दिसंबर क्वार्टर के मंथ में जो हायरिंग एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी स्लो डाउन रहेगी, क्योंकि कंपनीज ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हायरिंग कट करी। जैसा कि हम पहले भी न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि IT सेक्टर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, उसने इस फाइनेंशियल ईयर में हायरिंग, जो नई हायरिंग है, जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं, उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जो दिसंबर क्वार्टर है, जो क्वार्टर चल रहा है, इसमें कंपनीज जो हैं वो अपनी हायरिंग्स को कट कर सकती हैं, स्पेशली टेक और रिटेल कंपनीज। जबकि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का जो रिक्रूटमेंट है वो फ्लैट रहेगा, ना उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ना ही हमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा अपटिक रजिस्टर करेगा। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा हमें रिक्रूटमेंट में या हायरिंग में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर हम IT और स्टार्टअप सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी पिछले कुछ क्वार्टर्स से, यानी जून क्वार्टर ऑफ 2020 से इसका जो रिक्रूटमेंट पेस है वो स्लो डाउन है। रीजन बिहाइंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, रिसेशनरी कंडीशंस। इस पर्टिकुलर सेक्टर के पास नया बिजनेस नहीं है।
इसके अलावा पैंडेमिक का इम्पैक्ट भी रिटेल, पैकेज कंज्यूमर गुड्स, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर्स पर देखने को मिला। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज उन्होंने कुछ हायरिंग में ग्रोथ रजिस्टर किया। तो बेसिकली ये ग्रोथ का मतलब हायरिंग का डेटा है कि अलग अलग सेक्टर में, आईटी में, टेक में, स्टार्टअप्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग में किस तरीके से आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें हायरिंग्स देखने को मिलेगी और उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें, आईटी और स्टार्टअप्स कंपनीज की, तो उनका जो हायरिंग है वो 40% तक फॉल हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अगर हम अक्टूबर दिसंबर वाले पीरियड की बात करें तो उस पीरियड के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में, इस कैलेंडर ईयर में जो आईटी सेक्टर है उसका रिक्रूटमेंट 40% तक फॉल हुआ। और हम सभी जानते हैं क्यों फॉल हुआ है, हम कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। ट्रेड डेफिसिट बलून्स टू रिकॉर्ड हाई इन अक्टूबर। इंडिया का जो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है, वो अक्टूबर के मंथ में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। डबलिंग ऑफ gold import during the festive season leads to this increase in ट्रेड डेफिसिट। तो अक्टूबर के मंथ में जो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, इसका प्राइमरली जो रीजन है दैट इज फेस्टिवल सीजन। और कमोडिटी की अगर बात करें तो स्पेशली गोल्ड का जो हमें इंपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोल्ड का इंपोर्ट जस्ट डबल हो गया है। तो गोल्ड का इंपोर्ट डबल होने की वजह से एक तो कमोडिटी के टर्म्स में भी गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसका वैल्यूएशन के टर्म्स में भी हमारा जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, higher goods trade deficit could in turn leads to higher current account deficit and put pressure on rupee। और इसके बाद हमें हो सकता है अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा नवंबर और दिसंबर में भी, तो प्रॉबेबली अपकमिंग टाइम में हमें इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी में फिर से फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर हायर डेफिसिट इन केस ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड लीड्स टू हायर डेफिसिट इन करंट अकाउंट बैलेंस, जिसकी वजह से इंडियन रुपी जो है वो प्रेशर में आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स ओन चिप टू कट रिलायंस ऑन राइवल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने वेडनेसडे को अनाउंस किया अपनी एंट्री टू कस्टम डिजाइन चिप एंड सिस्टम में। तो राइवल्स कंपनी पर डिपेंडेंसी, चिप को लेकर के जो डिपेंडेंसी है माइक्रोसॉफ्ट की, उसको रिड्यूस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक इवेंट में अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू एंटर इनटू चिप सेक्टर। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो डिपेंडेंसी है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप फॉर कंपनीज लाइक एनवीडिया कॉर्पोरेशन, दिस विल गेट रिड्यूस्ड और कंपनी को जो अपने इन्वेस्टमेंट है उसको ऑप्टिमाइज करने का भी चांस मिलेगा। सो लेट अस सी किस तरीके से ये मूव माइक्रोसॉफ्ट को हेल्प करता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इजराइल वॉर अ चैलेंज फॉर वेस्ट एशिया कॉरिडोर FM। तो जिस तरीके से वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है वायलेंस को लेकर, कौन सा वायलेंस, फिलिस्तीन और इजराइल में जिस तरीके से वॉर और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट हुई है, जिस तरीके से वॉर और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद से हम कई बार इस न्यूज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें अदर पार्ट्स पर मतलब ग्लोबल लेवल पे अदर पार्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। और अगर ये वॉर जल्द ही वाइंड अप नहीं होता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी ये जो सिचुएशन है दैट विल बी वरीसम। तो उसी को लेकर के जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वेडनेसडे को एक इवेंट में बोला कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC जो कॉरिडोर है, जो कि न्यू दिल्ली ने अनाउंस किया था कब, 20 समिट में, जो G20 समिट में ये कॉरिडोर अनाउंस किया गया था। कौन सा कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर का अनाउंसमेंट G20 समिट में किया गया था और इसका पर्पस ये था कि दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। क्या इसके एडवांटेजेस थे बेसिकली, तो इन सारे कंट्रीज के बीच में या इस रीजन के बीच में कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन इंप्रूव होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होती, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस होती, इकोनॉमिक यूनिटी इस रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलती। दिस पर्टिकुलर मेजर मेगा प्रोजेक्ट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका एमिशन भी रिड्यूस होता। क्लीनर, सेफर, बेटर वर्ल्ड के लिए ये जो कॉरिडोर था ये इंडिया ने प्रपोज किया था।
और ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इस कॉरिडोर को इनिशिएट करके वाइंड अप करने, कंप्लीट करने की भी प्रोसेस शुरू हो जाती। लेकिन अब जो हमारी यूएन फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जो ये पैलेस्टीन और इजराइल वॉर चल रहा है, इसकी वजह से जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC कॉरिडोर है, दिस विल फेस लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन पर देखने को मिल सकता है। प्रॉबली अगर इसी तरीके से ये वॉर चलता रहा तो हो सकता है कि ये इनिशिएट ही ना हो पाए या ये प्रोजेक्ट जो है, जो कॉरिडोर है, ये एग्जीक्यूट ही ना हो पाए। ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। तो फिलहाल के लिए IMEC कॉरिडोर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पैलेस्टीन और इजराइल वॉर। सो लेट अस सी कि कब तक ये वॉर ओवर होता है और इंडिया फिलहाल के लिए कब तक इस पर्टिकुलर कॉरिडोर पर अपना काम कर सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI bars Bajaj Fin from lending in 2 products। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस को बार कर दिया है। किस चीज से बार कर दिया है? लेंडिंग करने से 2 प्रोडक्ट्स में। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं? इंस्टा EMI और ई-कॉम जैसे 2 प्रोडक्ट्स पर लेंडिंग करने से मना कर दिया है। रीजन क्या साइट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग these products are actually violating the provisions related to digital lending norms। तो RBI के जो डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स हैं उनको वॉलेट कर रहे हैं इंस्टा EMI और ई-कॉमर्स, जिसकी वजह से बजाज फिन को इन 2 प्रोडक्ट्स में लेंडिंग करने से मना कर दिया है। अब क्या ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनको वॉलेट किया है? तो ऐसा कहना है RBI की जो नॉन इशुएंस ऑफ की फैक्ट स्टेटमेंट्स है उसमें डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। जो ये की FS है इशू किया जाता है, ये फिलहाल के लिए जो डिजिटल लेंडिंग लोन्स हैं उनके लिए होता है और ये इस 2 प्रोडक्ट्स में ये की FS जो है वो नॉन इशुएंस है या नॉन कंप्लायंस है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का। एंड बिकॉज ऑफ दिस RBI हैज़ बैन दीज 2 प्रोडक्ट्स और उसके लिए बोला गया है कि सुपरवाइजरी रिवीजन होगा और अभी फिलहाल के लिए इस रिस्ट्रिक्शन को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अगर ये कंप्लायंसेस जो है वो इंश्योर करती है कंपनी तो प्रॉबेबली जो बैन है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये बैन जो है इमीडिएट इफेक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फिन पर लागू कर दिया है। अब कंपनी का क्या ओपिनियन है? बजाज क्या कह रहा है? बजाज का कहना है कि बेस्ड ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यू कंपनी हैज़ ऑलरेडी इशूड KFS फॉर लोन बुक्ड अंडर दीज 2 प्रोडक्ट्स। बट फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है कि पहले जो डॉक्यूमेंट आप बजाज ने सबमिट किए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। प्रॉबेबली इसके बाद ही जो है वो RBI किसी भी तरह का अलाउ कर सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिग कैश फ्लो अनलाइकली दिस विंटर सेशन। तो इस विंटर सेशन में जब पार्लियामेंट में जब सप्लीमेंट्री डिमांड्स प्रेजेंट करी जाती हैं तो उसका फर्स्ट ट्रांच या फर्स्ट ग्रांट के लिए जो सप्लीमेंट्री डिमांड है वो रिप्रेजेंट करी जाएंगी। तो फाइनेंशियल ईयर 24 की जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती है, जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्री डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के एक्सपेंडिचर को लेकर के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बजट में जो एलोकेशन हुए होते हैं अगर वो एलोकेशंस खत्म हो जाते हैं या वो पूरा यूटिलाइज हो जाते हैं या वो बजट एलोकेशन कम हुए होते हैं, किसी स्कीम के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स करते हैं और वो सप्लीमेंट्री डिमांड पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 की जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड है वो अपकमिंग विंटर सेशन में प्रेजेंट करी जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि फिलहाल इस पर्टिकुलर विंटर सेशन में कोई बहुत ज्यादा हमें मेजर कैश आउटफ्लो नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा सैंक्शन या कोई बहुत बड़ी सप्लीमेंट्री डिमांड को अप्रूव नहीं करेगी एज गवर्नमेंट एम्स टू मीट दिस 5.9% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट। जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट किया गया है 5.9% ऑफ GDP, उसका या उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए प्रोबेबली गवर्नमेंट ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो सप्लीमेंट्री डिमांड है इसमें कोई मेजर कैश इनफ्लो आउटफ्लो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो अपकमिंग इलेक्शन है वहां पर इस पर्टिकुलर फिस्कल डेफिसिट को भी कोई इशू बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए जितने भी जो सबमिशंस आए हैं, जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने जो अपनी डिमांड रखी है उसको रिग्रेसिवली रिव्यू किया जा रहा है और डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इसी मूड में है कि कोई मेजर कैश फ्लो जो है वो
नहीं इस बार गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, या मेजर कैश आउटफ्लो इस बार देखने को नहीं मिलेगा फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड में। तो जो विंटर सेशन है that will commence a day after assembly election results of मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जो कि दिसंबर 4 में अनाउंस है। इसके बाद प्रोबेबली ये विंटर सेशन जो है वो स्टार्ट होगा और दिसंबर 22 तक कंटिन्यू रहेगा। और इस बार के विंटर सेशन में जो सप्लीमेंट्री डिमांड प्रेजेंट करी जाएगी उसमें कुछ नए आइटम्स, कंप्लीटली न्यू आइटम्स जो बजट में थे ही नहीं, उनके पर भी प्रोविजनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीच में ही उसको उनका अनाउंसमेंट हुआ। जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका भी अनाउंसमेंट बीच में ही हुआ है। इसके बाद मनरेगा जैसी कई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन पर भी एलोकेशन होना, क्योंकि हमने डिस्कस किया है मनरेगा पर जो भी अमाउंट एलोकेट हुआ था वो यूटिलाइज हो चुका है, और कई सारे जो स्कीम्स हैं या जो कई सारे जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी। तो लेट अस सी कि फिलहाल के लिए क्या होता है। बेसिक का एक और क्लिप है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट टू एक्सीड ₹18.23 ट्रिलियन डायरेक्ट टैक्स टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 24। इस बार जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट सेट किया गया था कितना, 18.23 ट्रिलियन इस फाइनेंशियल ईयर 24 में। ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट विल एक्सीड दिस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टारगेट। और CBDT के जो चेयरमैन है मिस्टर नितिन गुप्ता, उनके अकॉर्डिंग जो बजट टारगेट है वो एक उससे ज़्यादा कलेक्शन होगा। रीज़न बिहाइंड जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कलेक्शन वो अच्छा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कंप्लायंसेस इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से एडवांस टैक्स नंबर्स को देखते हुए कहना बहुत ईजी है कि प्रोबेबली इससे ज़्यादा कलेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को हमें मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फॉल इन कमोडिटी, एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल, इंडिया INC अर्निंग। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो उनको बिगेस्ट बूस्ट मिला है। क्यों बूस्ट मिला है? तो जो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 है उसके रिजल्ट्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज आर अर्निंग मोर प्रॉफिट एज पर द एक्सपेक्टेशन। रीजन बिहाइंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस, एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस जो कि पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे उसकी वजह से अब ये इनमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, और इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्पाइट अ स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली 3,123 फर्म्स that have declared their results so far were up 38% ईयर ऑन ईयर बेस्ड प्रॉफिट, यानी पिछले कंपैरिजन में इस बार कंपनीज में 38% ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी तक जितनी कंपनीज ने अपनी Q2 के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। रीजन बिहाइंड These two reasons are behind this increase in profit or margin. अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फेस्टिव गोल्ड रश वाइडन ट्रेड डेफिसिट टू न्यू हाई। ये हम ऑलरेडी मिंट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गोल्ड अक्टूबर के मंथ में जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो जस्ट डबल हो गया है, और उसकी वजह से इंडिया का जो मर्केंटाइल ट्रेड डेफिसिट है वो भी शूट अप कर गया है, और उसके शूट अप होने से हमने भी डिस्कस किया कि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर सकता है अपकमिंग टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, इन गवर्नमेंट रेड फ्लैग्स ESOP S2 रेलीगेयर सालूजा। तो जो रेलीगेयर में जो मिस सालूजा पर जो चल रहा है केस, उसकी वजह से उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। तो उसके जो प्रॉक्सी एडवाइजर हैं फॉर्म्स के, इन गवर्नमेंट रिसर्च सर्विसेज, उन्होंने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेबी से इस पर्टिकुलर इशू पर इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है। तो रेम्यूनरेशन और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के जो रेलीगेयर इंटरप्राइजेस के जो चेयरमैन है रश्मि सालूजा, उन पर जो एलिगेशंस लगे थे कि इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, उन्होंने कई सारे अदर मैल प्रैक्टिसेस जो है वो करी हैं, उसको लेकर के जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है इन गवर्न, उसने गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी है रेलीगेयर के इस पर्टिकुलर इशू पर, और IRDAI और सेबी से रिक्वेस्ट करी है कि इस पर्टिकुलर इशू को पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, CA वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इंडिकेटर्स आर सब्जेक्टिव। तो की ग्लोबल इंडिकेटर्स दैट यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू रैंक द गवर्नेंस ऑफ कंट्रीज आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन। ऐसा कहना है हमारे
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर वी नागेश्वरन का। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई भी जो ग्लोबल रैंकिंग है उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क किया जा रहा। हमेशा से जो इंडिया है, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो इस तरह की ग्लोबल रैंकिंग के अगेंस्ट ही बोलते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी ग्लोबल रैंकिंग है ये डेवलप्ड कंट्रीज के पैरामीटर के बेसिस पर है, सब्जेक्टिव होती हैं नेचर में, इनकी मैथडोलॉजी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, जिसकी वजह से जो भी ग्लोबल रैंकिंग, ग्लोबल इंडेक्स जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रैंकिंग, ये इंडेक्सिंग जो होती हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ इंक्लाइंड होती हैं, बायस्ड होती हैं। तो उसी को लेकर के जो रीसेंट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर वी नागेश्वरन, उन्होंने एक सेमिनार में बोला है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जनरली वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन जो भी वो की ग्लोबल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। स्पेशली वर्ल्ड बैंक की बात करी गई, वर्ल्ड बैंक जो गवर्नेंस के बेसिस पे जो कंट्रीज की रैंकिंग करती है, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव ओपिनियन बाय एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन। और उसमें कई सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट इंक्लूड ही नहीं किया था। किसी इंडिया की अगर कंपेरिजन हम यूएसए अदर डेवलप कंट्रीज से करें तो दैट विल नॉट बी एक्चुअली एक्यूरेट। कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड, एक लॉजिक होता है, तो उसी के बेसिस पर ये कई बार ये बात कही गई है। तो फिलहाल एक सेमिनार में भी ये बात कही गई। तो लैंडमार्क रिपोर्ट आई है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के रिफॉर्म्स मेड अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग द डिलीवरेबल्स। तो कई बार ये रिपोर्ट जो होती है बहुत वेग होती है, बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, इन पर रिलाई करना बहुत एक्यूरेट नहीं माना था हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो डेडलाइन फॉर यूके एफटीए बट वर्किंग ऑन टाइमलाइन। तो हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुनील भरद्वाल, उन्होंने बोला है कि फिलहाल इंडिया यूके एफटीए को लेकर के कोई डेडलाइन नहीं है कि हमने कोई डेडलाइन सेट कर रखी है और उस डेडलाइन के अंदर ही हमें काम करना है, बट यस देयर आर टाइमलाइन और उस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए नेगोशिएट हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, ये एक्चुअली वाइंड अप हो जाए। तो बेसिकली एक इवेंट में जो क्वेरी पूछी गई थी, जहाँ क्वेरी में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू का जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स किया। तो डेडलाइन नहीं, जैसा कि पहले कहा जाता है कि दिसंबर तक इंडिया और यूके ने डेडलाइन सेट करी है, फिलहाल के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि नए इश्यूज जो है वो पॉपअप होते जा रहे हैं हर बार इस एफटीए नेगोशिएशन में। तो फिलहाल के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन यस दे आर वर्किंग ऑन टाइमलाइन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया इंक सप्लाई चेन पैक्ट एट IPEF। तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और 12 अदर जो मेंबर कंट्रीज हैं किसके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF, ये जो ग्रुपिंग है, उन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस जो एग्रीमेंट है, जो पिलर है, उस पर साइन कर दिया है। एंड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक पोटेंशियल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन सेंटर्स इन क्रिटिकल सेक्टर एंड मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन फ्रॉम सप्लाई चेन शॉक। पैंडेमिक ने सबको बता दिया कि सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है, सप्लाई चेन रेजिलियंस कितना ज़रूरी है, और इसी के बाद से जो कंट्रीज हैं दे आर एक्चुअली फोकस ऑन देयर सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिटी। उसी को लेकर के जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो अब 14 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस और 12 अदर कंट्रीज, उन्होंने फाइनली सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। ये जो एग्रीमेंट है ये सैन फ्रांसिस्को में साइन किया है, और हमारी साइड से, इंडिया के साइड से, इंडिया के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को अटेंड किया। और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली अगर हम इस सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट का बेनिफिट देखें तो डेफिनेटली इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अ फर्स्ट क्लीन एनर्जी जॉब क्रॉस FOSSIL in 2021 IEA. What is this IEA? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनली जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर है, उसने 35 मिलियन जॉब क्रिएट करी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 35 मिलियन जॉब क्रिएट करी है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम that this clean energy job has crossed the job availability in traditional fossil fuel sector. तो 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन जॉब क्रिएट हुई हैं वर्ल्ड वाइड केवल उसमें क्लीन एनर्जी सेक्टर में, और इसी ड्यूरेशन में जो फॉसिल फ्यूल सेक्टर में जो जॉब ऑफर होती हैं उससे ज़्यादा जॉब ऑफर करी हैं
क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से सेक्टर ने। तो ये रिपोर्ट वेडनेसडे को रिलीज करी, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट 2023 रिपोर्ट, और इसके अकॉर्डिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स जो है वो स्टेडली मेंटेन कर रहा है और लीड कर रहा है जॉब सेक्टर को, और फाइनली वो फॉसिल फ्यूल और ट्रेडिशनल सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ओवरकम कर चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द की पॉइंट। 8% ऑफ जॉब इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, इंडिया का शेयर कितना है टोटल ग्लोबल एनर्जी पाई में। 5% जॉब्स इन विंड जनरेशन, 13% जॉब इन न्यूक्लियर एनर्जी, 70,000 new jobs in indigenous nuclear powered by 2023, and majority of these jobs in energy sector can't be outsourced. So these are the key points for India. तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहा इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंट्रीज जो हैं वो फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मिनिस्ट्री रेजेस कंसर्न एज हाईवे अवार्ड्स हॉफ। तो आफ्टर अवार्डिंग ऑफ न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 24 में आधे रह गए हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने यूनियन कैबिनेट को कन्वे किया है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो 24 में ये प्रोजेक्ट का एलोकेशन में कहते हैं हाफ हुआ, और उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैज कन्वेड टू यूनियन कैबिनेट द लैग इन अप्रूविंग रिवाइज प्रपोजल फॉर इट्स फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि भारतमाला फेज 1 के नाम से है। तो भारतमाला फेज 1 एक बहुत ही एम्बिशियस, भारतमाला जो स्कीम थी, जो प्रोजेक्ट था, बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है, जहां पर इंडिया में कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं जो स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उनको इंटीग्रेट करने, डेवलप करने की बात हुई थी। और फेज कई सारे फेजेस में, डेफिनेटली एम्बिशियस प्रोग्राम है तो कई सारे फेज में ये इसको इंप्लीमेंट किया जाना था। तो फेज 1 अभी इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन अगर देखें प्रोजेक्ट एलोकेशन स्पेशली रोड और हाईवे से रिलेटेड, तो उनका एलोकेशन सैंक्शन जो है वो पिछले साल से आधा रह गया। इसको लेकर के मिनिस्ट्री ने कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट को इन्फॉर्मेशन दी है, और उन्होंने बोला है कि जिसकी कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन तक एस्टिमेट करी गई थी भारतमाला फेज 1 की, उसमें जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स है, अप्रूवल है, वो हाफ रह गया है। तो एक मंथली रिपोर्ट तैयार करी गई है जिसमें मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो अवार्ड किए गए हैं अप्रैल से लेकर के अक्टूबर में, that has been approximately 2,595 kilometer against 5,000 kilometer that has been approved last year. तो अप्रॉक्सीमेटली 48% का डिप प्रोजेक्ट एलोकेशन में देखने को मिल रहा है, जबकि लॉजिकली ये होना चाहिए कि अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करें तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन होने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आपको तेज करना है। जबकि इसके कॉन्ट्रेरी पिछले साल के कंपैरिजन में भारतमाला के होने के बावजूद भी जो रोड कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें एलोकेशन अप्रूवल कम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 48%। सो दिस इज द ईयर वाइज अवार्ड ऑफ नेशनल हाईवेज। 2008 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिया हुआ है, किलोमीटर के टर्म्स में भी डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।